सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। मेरी मुलाकात सियासी लोगों से होती है और उन सियासी लोगों का सुर्खेल राना सनाउल्लाह जो भी इस्लाम के फैसले होंगे, जारी बात है इमरान खान की मर्जी से होंगे। आपस में हरीफ सियासी जमातें बात नहीं करेंगी तो सियासी काम तो नहीं शुरू होगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह सामने आ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ। पीटीआई ने तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड देना था, तहरीरी मुतालबात देने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले बानी पीटीआई खान साहब से उनकी मुलाकात होगी, गाइडेंस लेंगे और फिर अगले दौर में जो कि स्पीकर साहब कह रहे थे अगले हफ्ते होगा, उसमें वो पेश करेंगे। शराइत या चार्टर ऑफ डिमांड पहले ही बता चुके हैं, दो मुतालबात उनके सामने हैं। ये क्या हो रहा है, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खान साहब ही हमें बताएंगे। आज वही हमारे रूबरू हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। अब बात जब भी पीटीआई के रहनुमा करते हैं वो कहते हैं कि जी बानी खान साहब की रिहाई हो। आप भी कहते रहे कि खान साहब की रिहाई पर गौर किया जा सकता है, तो इन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या वाकई बानी पीटीआई खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? देखें पराचा साहब, बानी पीटीआई जो हैं वो इस वक्त हुकूमती कस्टडी में नहीं है। वो किसी भी प्रिवेंटिव लॉ के तहत नज़रबंद या डिटेन नहीं है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर या कोई एग्जेक्टिव ऑफिसर जो है वो विड्रॉ करे और वो रिहा हो जाए। उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम हैं, वो जुडिशल कस्टडी में हैं। पहले उनके ख़िलाफ़ कोई सेंटेंसेस कैद भी थी, कन्विक्शन थी, वो गालिबन को सेटिसाइड हो गई है। बाकी 1-2 केसेस में उनकी बेल हो गई है। तो अब भी वो अदालत के ज़रिए से ही रिहा हो सकते हैं, बरी हो या बेल आउट हो। तो इस बारे में जब वो तहरीरी तौर पे उनकी कमेटी हमें मुतालबात पेश करेगी तो उसके जवाब में हम रिस्पेक्टफुली उनको जो है वो बताएंगे कि कानूनी पोजीशन ये है। वैसे खैर वो ख़ुद भी जानते हैं हर चीज़ को, तो उसके बाद फिर फ़ैसला होगा कि वो किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो ख़ुद भी जानते हैं कि रिहाई कैसे मुमकिन होगी, अदालती अमल है और माशाल्लाह 1 दर्जन से ज़्यादा वकला, सीनियर वकला भी उनके साथ हैं। फिर वो क्यों इंसिस्ट करते हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए? हमारी रेड लाइन है, हमारी तरजीह है, हमारी प्रायोरिटी है कि खान साहब जेल से रिहा हों। देखिए, कोई लीडर हो या वर्कर हो, अगर वो जेल में हो तो उसकी फिर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो उसकी ख्वाहिश, उसकी डिमांड या उसकी कोशिश है वो तो यही होती है कि वहाँ से बाहर आया जाए। वो कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ पे कोई बहुत खुशी से रहे। हम पर भी जब ऐसा वक्त आया है तो उस वक्त हमारी भी यही कोशिश होती थी कि हम जो है वो इस जगह से निकलें। वो जगह ही ऐसी है, तो इसलिए बिल्कुल ये उनकी एक फितरी ख्वाहिश हो सकती है या होगी और होनी चाहिए भी कि वो अगर जेल में है तो वो जेल से बाहर आए। पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का जिसमें उनके पूरे लोग नहीं थे, आज तो सारे ही नज़र आए। और मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर कह रहे थे कि हम भरपूर आवाज़ उठाएंगे। तो आज के मुज़ाकरात का माहौल अच्छा था, तलखियाँ थीं, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? देखें, आज क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने और राजा सलमान अकरम साहब ने, जो कि पहली मीटिंग में नहीं थे, आज वो मौजूद थे, उमर अयूब साहब, तो उन्होंने फिर आज कमेटी को अपने ख़यालात से जो है वो आगाह किया। तो तीनों ने बड़ी मुस्बत बात की। अच्छा। और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो सबसे बढ़ के मुस्बत बात की कि हमें इस मुल्क की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के लिए
हमें इन मुज़ाकरात को जो है वो कामयाब करवाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी तरफ से आज खालिद मक्सी साहब और एजाजुल हक साहब जो कि पिछली मीटिंग में नहीं थे, जी। तो वो आज मौजूद थे, तो उन्होंने भी इसमें बड़ा अपने एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारी तमाम तर ये कोशिश होगी कि ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो डायलॉग है वो कामयाब हो। जब अली अमीन खान गंडापुर के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हर सूरत में कामयाब कराना है इन मुज़ाकरात को, एज अ पॉलिटिशियन एंड वेरी सीजनड पॉलिटिशियन, राना साहब मैं आपको आपकी जो सियासी बारीक बीनी है, जिसे ज़ीरक सियासतदान कहते हैं, आप वो हैं, तो अली अमीन खान गंडापुर की बात से आपने क्या मतलब लिया इन मुज़ाकरात के हवाले से? नहीं, मैंने ये मतलब लिया और मेरी ये पहले भी ऑब्जर्वेशन थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बिल्कुल तसादम नहीं चाहते। तसादम वो समझते हैं कि उनकी पार्टी के भी हक़ में नहीं है और उनकी ज़ात के भी हक़ में नहीं है। तो मामला ये है कि वो जो बयानात बाहर देते हैं तो वो बाज़ औक़ात उससे लोग जो है वो अदरवाइज़ नताइज अख़ज़ करते हैं। लेकिन सियासत में कुछ बयानात जो हैं वो कारकुनों की पार्टी में को थोड़ा जो एलिमेंट होता है बड़ा अग्रेसिव, तो उनकी तसल्ली तशफ़ी के लिए भी जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आज कमेटी में जो साहिबान बैठे थे वो सब इस बात को नेक नीयती से चाहते हैं कि ये डायलॉग जो है ये कामयाब हो। अच्छा, जो क्या सराहियाँ करते हैं, ख़ुद भी पीटीआई के कुछ लीडर कहते हैं कि जी खान साहब को पेशकश हुई है, वो खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं या बनी गाला में नज़रबंद हो जाएं। अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तो खामोश हैं और अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि जहाँ से ये पैगामात आते हैं अभी नहीं बता सकते। तो ये ज़रा मामला आप कैसे देखते हैं, इस पे मैं आपकी राय चाहता हूँ। देखें, हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया गया, ना मेरे इल्म में है। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब अगर किसी और जगह से पैगाम लेते हैं तो फिर वही बता सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की गई। रिहाई के मामले में एक तो आपने वजाहत कर दी कि खान साहब की रिहाई अदालती अमल होगा, दूसरा उनका मुतालबा वो 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। ये क्या जुडिशल कमीशन बनेगा या महज पीटीआई वाले फिर ऊ करते रहेंगे? देखें, जुडिशल कमीशन जो है वो बनना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन असल तो बात यह है कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। इसके ऊपर आज भी बात हुई है। अच्छा। कि वो तहरीरी तौर पे बताएं कि वो जो कमीशन बनवाना चाहते हैं उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, तो वहाँ पे जाके फिर बात जो है वो जो है ना वो तय होगी। तो अभी तक तो उन्होंने नहीं बताया, जब तहरीरी तौर पे बताएंगे तो फिर उसके ऊपर बात हो सकती है। एक तो देखें ना, 1956 का इंक्वायरी एक्ट है जिसमें कमीशन प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्वे सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन बनाया जाए। चलें, वो तो जब अपनी तजावीज़ देंगे, हुकूमत क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं? देखें, जब वो तजावीज़ देंगे तो उसके ऊपर फिर हुकूमत एक अपनी मीटिंग करेगी, उसमें मुख्तलिफ राय आएगी और उसके बाद एक कंसेंसस। क्योंकि देखें, ये बात मैंने इस रेफरेंस से जो है वो इससे पहले भी की है कि देखें, ये मुज़ाकरात जो हैं ये दरअसल जो है वो लीडरशिप ही कर रही है। यानी ये तो नहीं हो सकता कि जो पीटीआई की टीम है वो ख़ुद से ही कोई फ़ैसला कर दे या ख़ुद से ही कोई मुज़ाकरात में बात तय कर दे। वो एक एक लफ्ज़ की अप्रूवल जो है या इजाज़त जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब से लेंगे। और हम भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मियां नवाज शरीफ या प्राइम मिनिस्टर जो हमारी लीडरशिप है,
हम उनके एतमाद या उनकी लाइन लेंथ गाइडेंस के बगैर वहाँ पे कोई फैसला कर लें। तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी के लोग रहनुमाई लेंगे जरदारी साहब से। तो मामला ये है कि ये बात तो बिल आखिर जो है वो लीडरशिप के फैसले से ही होनी है। तो इसमें ये है कि लेकिन चलें, अब अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जो है वो बात शुरू हुई है। और बहुत अच्छा होता अगर इस मुल्क में ऐसा माहौल बन चुका होता कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो आपस में जो है वो बैठ के गुफ्तगू कर सकते होते, तो बहुत बेहतरी के इम्कानात होते। हमने तो जब अपोजिशन में थे उस वक्त हमने तो पूरे 3.5-4 साल इंतज़ार किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है को फ़ोन ही कर लें, को मुलाकात ही कर लें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी जो है वो इसको अहमियत नहीं दी। तो हम मौजूदा वज़ीर आज़म तो अब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो है वो चेयर पे जाके उनकी सीट पे जाके उन्होंने उन्हें ऑफ़र की कि हम बैठ के हमें बात करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से इससे पहले तो इनकार रहा है। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है जो कि बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के ये मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है। तो अल्लाह करे कि ये मुल्क की बेहतरी साबित हो। ये बड़ी अहम आपने बात की कि पहले इनकार करते रहे। जब मियाँ शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन कह रहे थे मिसाक के मईशत करते हैं, इनकार हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, इनकार हुआ। पुलवामा पे सिक्योरिटी इजलास में वो साथ नहीं बैठे। मैं ये सवाल छोड़ता हूँ, छोटी सी ब्रेक लेनी है नादरीन। राना साहब पे सवाल है कि आखिर अब क्यों पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई। ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि 15 दिनों में कौन सा ऐसे तावीज़ आ गए। राना साहब चूँकि एक सीनियर सियासतदान हैं, सियासत को समझते हैं, मैं ज़रूर उनकी राय लेता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद नादरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं वेरी ऑनरेबल राना सनाउल्लाह खान साहब। राना साहब, ये वाकई बड़े लोगों से मैंने भी पूछा और ख्वाजा साहब भी पूछ रहे थे एक बड़े सेमिनार में, उन्होंने भी कहा था कि जी आखिर क्या वजह है कि 15 दिन पहले तक ये किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे, अब कौन से तावीज़ आ गए। मैं सिर्फ सियासी राय जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये क्या वजह हुई कि अब आकर ये पीटीआई ने कमेटी भी बनाई, बानी ने, वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए। नहीं देखें, इसमें कोई अपना रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही इसमें कोई तावीज़ वाली बात है। बड़ी सीधी बात है कि उनका 24 नवंबर का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के नतीजे में वो बाई यानी एजिटेशन बाई स्ट्रीट पावर अपने एजेंडे को जो है वो कामयाब करना चाहते थे। वो नहीं हो सका। उसको आप नाकाम कह लें या उसको आप कोई भी नाम दे लें, तो वो जब नहीं हो सका तो उसके बाद फिर दूसरा तरीका जो है वो डायलॉग है। इसके अलावा तो और तीसरा तो रास्ता ही कोई नहीं है। और उन्होंने डायलॉग जो है वो उस दिन इनकार किया, यानी 25 और 26 की जो दरमियानी रात है, जब इनको कहा गया था कि आप संगजानी पे जाके बैठ जाएं और बैठे आपके साथ बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो इनके लिए बेहतर फ़ैसला, पॉलिटिकल फ़ैसला तो यही था कि इनको वहाँ पे चले जाना चाहिए था। तो अगर वहाँ पे जाके ये मुज़ाकरात करते तो वो एक यानी स्टेट ऑफ वायलेंस की जो है वो सतह पे बात करते। लेकिन उस दिन इनसे आप कह लें कि पॉलिटिकली बेहतर फ़ैसला नहीं हो सका, तो ये फिर इन्होंने डी चौक तक पहुंच गए, वहाँ पे चढ़ाई कर दी। और उसके आगे इनका क्या प्रोग्राम था? कोई प्रोग्राम नहीं था। यानी मैंने तो 24 नवंबर से पहले मुतअद्दिद बार कहा था कि ये इनकी कॉल गलत है, फाइनल ऐसे हालात नहीं हैं।
ये फाइनल कॉल का मामला नहीं है। ये बांग्लादेश जो है वो कभी उसको देखते हैं, कभी शाम के हालात को, कभी किसी जगह के हालात को। यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है। ये इनकी फाइनल कॉल जो है ये मिस कॉल होगी, इन्हें नुकसान पहुँचेगा और उसके बाद फिर इन्हें जो है वो काफ़ी अरसा जो है वो दोबारा किसी एजिटेशनल मूड में आने में जो है वो टाइम लगेगा। तो वो फिर वही हुआ, जब इन्होंने एक गलत फ़ैसला किया, वो फ़ैसला जो है वो फिर कामयाब नहीं हो सका, तो फिर उसके बाद तो फिर डायलॉग ही रह जाते थे। दूसरा तरीका तो यही है, तीसरा है कोई नहीं। तो बिल्कुल ये उस नाकामी की वजह से जो है वो डायलॉग की तरफ आए हैं। सो आप फरमा रहे हैं कि 26 नवंबर में नाकामी की वजह से डायलॉग की तरफ आए, लेकिन फिर अगर ये इनको नाकामी हुई, ये डायलॉग पे मजबूर हुए, तो वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये उड़ान फंक्शन में, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आगे सामने वज़ीर आज़म के आप तशरीफ़ फरमा थे, तो वज़ीर आज़म ने जब फ़ौज के साथ अपने एक्सेलेंट इदारों के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात का ज़िक्र करते हुए इस खदशे का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मुझे वसवसे आते हैं। वो कौन से वसवसे आते हैं और क्यों आते हैं उनको? देखें एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ये कहा जाता है, और मेरा ख़्याल है कि एक सियासी कारकुन और तालिब इल्म के तौर पे मेरी नज़र में ये सही कहा जाता है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जी जी। ये दोनों ना चलें तो गाड़ी जो है ना वो फिर हचकोले खाती है। तो मामला ये है कि हमारे यहाँ दूसरे पहिए के चलने की तो बात आप छोड़ें, वो पहिया जो है ना वो तो बिल्कुल आगे रुकावटें डालता है। अगर हम IMF के पास जाते हैं तो वो जाके कहते हैं जी इनकी बात ना माने आप। अगर रेमिटेंस की वजह से इकॉनमी बेहतर होती है, वो कहते हैं जी लोगों को कि आप ये काम ना करें, रेमिटेंस जो है वो ना मुल्क में भेजें। अगर हम जो है वो यूरोप में हमारी जो अपना ट्रेड जो है वो हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो जाके वहाँ पे कहते हैं कि जी इनकी ट्रेड को के ऊपर पाबंदियाँ लगा दें। अमेरिका में वो लॉबी करके तो वहाँ पे वो मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाने के दरपे है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास, गवर्नमेंट के पास, मियाँ शहबाज शरीफ के पास तो कोई चारा और नहीं है बासिवाय इसके कि वो अपनी पूरी एनर्जी, पूरी हिम्मत, पूरी कमिटमेंट के साथ जो है वो काम करें, और वो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसा ना हो, अगर हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो हमारे साथ सियासी लड़ाई वो भी ठीक है, बिल्कुल लड़े, कोई हम उससे रायत की जो है वो ऑफ़र नहीं चाहते, लेकिन अगर वो ये काम ना करे तो मैं समझता हूँ कि फिर तो कामयाबी जो है ना वो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। उसके लिए जितनी मेहनत हो रही है उससे आधी मेहनत भी करें तो रिज़ल्ट जो है वो डबल आएगा। तो इस सूरत हाल में जो जिस एप्रीहेंशन का इजहार वज़ीर आज़म ने किया है वो दुरुस्त है। अच्छा राना साहब, इसी फंक्शन में मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई। उनकी जो कामयाबियां थीं या उनका जो एम्बिशन था, जो विज़न था, या उनके जो प्रोग्राम थे, उस पर बातें हुई। 93 में जो कुछ हुआ या 12 अक्टूबर 99 में जो कुछ हुआ वो चलें पुरानी बात है, लेकिन ये जो 2017 में तो बिल्कुल नई बात है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, जैसे इस फंक्शन में कहा गया, तो फिर ऐसा क्या अदाब आ गया था कि उस वक्त मुल्क को डिरेल कर दिया गया? ये इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका एजेंडा था कि मियाँ नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना है। ये उन्होंने किया, साथ अदलिया शामिल थी, साकिब निसार और उनका साथी जो जजेस थे वो शामिल थे। वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो एक्सपीरियंस नाकाम हुआ। लेकिन उस नाकामी की जो कीमत है वो पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को अदा करनी पड़ी, वो पॉलिटिकली PMLN को अदा करनी पड़ी। हमारा जो सियासी नुकसान हुआ है
उसका भी जो है वो मलबा जो है ना वो उस प्रोजेक्ट की नाकामी पे है। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम हो गया। लेकिन राणा साहब, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उन्होंने तो 2014 के धरने को भी 25 मई 2022 और नवंबर 2022, 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 की शरपसंदी से इक्वेट किया। 2014 को पाक फौज की तरफ से शरपसंदी कहना, ये कैसा लगता है आपको? देखें, हमारा मौक़िफ़ जो है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी उस धरने में शामिल थी, लेकिन शायद कुछ अनासर शामिल थे, अदारा शामिल नहीं था। तो अदारे का जो अपना एनालिसिस और मौक़िफ़ है वो हमें भी लगता है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये प्रोजेक्ट ही जो है ये पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ लाया गया था और इस प्रोजेक्ट में इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो इसको लाने में शामिल था, उसके साथ साथ कुछ लोग और भी होंगे जो शायद इस मुल्क से बाहर हों, उनका बैरूनी एजेंडा हो, वो किसी और के मफाद में हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये बात दुरुस्त है और हो सकती है कि इसमें कुछ क़ुव्वतें ऐसी मुलव्वस थीं जो चाहती थी कि पाकिस्तान जो है वो इन हालात को पहुँचे, जिन हालात को अब पहुँचा कि डिफ़ॉल्ट कर जाए और डिफ़ॉल्ट के बाद फिर मौका मिले दुनिया को कि भई अब आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं तो लिहाजा आप अपना जो एटमी प्रोग्राम है ना इसको तो क्लोज़ करें ना, तो बाकी फिर आपके हालात को हम बेहतर करने का कोई चारा करते हैं। लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, राणा साहब से चूँकि उन्होंने पाकिस्तान के ख़तरात के हवाले से बात की, एटमी प्रोग्राम की बात की, साथ साथ ये जो अफ़गानिस्तान में ख़वारिज के हमले हो रहे हैं, ये भी वज़ीर-ए-आज़म साहब भी परसों उड़ान पाकिस्तान फंक्शन में कह रहे थे कि ओवर ए कप ऑफ टी जो है वो हमें कॉस्ट कर गया। तो मई 2022 में भी फिर मुज़ाकरात जारी रहे थे जब राणा साहब ख़ुद वज़ीर दाखिला थे। ये चूँकि सवाल पूछा जा रहा है, मैं ज़रूर इनसे ये सवाल पूछता हूँ एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खान साहब। राना साहब, आपने पाकिस्तान को दरपेश ख़तरात या चैलेंजेस के हवाले से दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि एटमी प्रोग्राम पर दुश्मनों की नज़रें हैं, लेकिन ख़वारिज के हवाले से अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द आकर पाकिस्तान पर हमला करते हैं, इसी उड़ान पाकिस्तान फंक्शन में वज़ीर आज़म ने ओवर ए कप ऑफ टी जो है वो उस पर भी बात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि एक शख्स के एक कप ऑफ टी की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ, लेकिन आपके जो नकाद हैं, मुखालिफिन हैं, वो कहते हैं कि अप्रैल 2022 में खान साहब तो चले गए थे अदम एतमाद के बाद, लेकिन मई में फिर इन्हीं लोगों के साथ डायलॉग होते रहे जब आपकी हुकूमत थी। ये कैसे मुमकिन था? नहीं, देखें, वो डायलॉग नहीं होते रहे। वो एक ऑलरेडी जो पॉलिसी जो फैसला हो चुका था उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो उसकी बात थी। अब आप देखें, आप जब हुकूमतें, जब अदारे, जब पॉलिसी मैटर्स तय होते हैं तो फिर हाफ वे तो आप दौड़ नहीं सकते। ये फैसला एक हो गया था और उस वक्त की हुकूमत ने किया था। पार्लियामेंट में डिबेट भी हुई थी, पार्लियामेंट में इन कैमरा सेशन भी हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया। अब उस फैसले के ऊपर जो है वो हुकूमत वो रहे या कोई और आ जाए, जो नेशनल लेवल पे फैसले होते हैं उनके ऊपर तो अमल दरामद फिर होना होता है। राना साहब, वैसे ये मुज़ाकरात का पहला दौर तो चलें वो कम लोग थे, आज तो पूरे लोग थे। आपका भी तो क्रेडिट है ना ये मुज़ाकरात शुरू कराने में। मैं एज अ जर्नलिस्ट कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपने कैसे पीछे बैठकर ज़्यादा क्रेडिट नहीं लिया लेकिन मुज़ाकरात शुरू करवा दिए, जिसका आज दूसरा दौर था?
जी देखें, मैं तो पिछले यानी 8 से मार्च 2024 से मुसलसल इस बात को जो है वो यानी ज़ोर दे रहा हूँ कि एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान अगर पॉलिटिकल डायलॉग ना हो तो ये सिस्टम जो है ना ये बेहतर अंदाज में नहीं चल सकता। तो इसलिए मुज़ाकरात होने चाहिए। ठीक है, उनका कोई नतीजा जल्दी निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी निकले इसके बावजूद भी ये एंगेजमेंट जो है ये बड़ी ज़रूरी है। इसके बग़ैर जो है वो मामला चल ही नहीं सकते, पार्लियामेंट तो फंक्शनल नहीं हो सकती। अब देखें ना, अगर आप कमेटियों पे, लेजिस्लेशन पे, बाकी हर चीज़ के ऊपर आप वहाँ पे बात करते ही हैं ना थ्रू स्पीकर चैम्बर, तो भाई मुल्की लेवल पे क्यों नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो इस बात के ऊपर जो है वो पूरी शद्दोमत से ज़ोर देता रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसमें स्पीकर एजाज सादिक साहब ने भी जो है वो बड़ा इंटरेस्ट लिया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने काफ़ी इसमें जो है वो अपना किरदार अदा किया। तो बिल आखिर जो है ये मुज़ाकरात जो है ये शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये एंगेजमेंट जो है ये हर कीमत पे जारी रहनी चाहिए। इसका नतीजा जल्दी निकले, देर बाद निकले, कोई फ़ैसला होता है नहीं होता है, लेकिन ये एंगेजमेंट जो है ना ये ज़रूरी है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो नज़र ही तब आती है, उसकी बुनियाद ये है कि वो डायलॉग करती है, वो डेडलॉक में नहीं रहती। जमहूरियत जो है वो डेडलॉक में नहीं रहती, वो डायलॉग से जो है वो आगे चलती है। जिस तरह से इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो सिर्फ होनी नहीं चाहिए, वो नज़र भी आनी चाहिए। और नज़र वो इसी तरह से आती है कि वो एंगेज करती है तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को और अपोजिशन को, और गवर्नेंस के मामला जो है वो थ्रू कंसल्टेशन। अच्छा, आपने फरमाया कि हर कीमत पे ये एंगेजमेंट रहनी चाहिए। आप हुकूमत हैं, हुकूमत ही देने वाला हाथ होता है। आपकी हुकूमत, आप लोग क्या कीमत अदा कर सकते हैं मैक्सिमम इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, एंगेजमेंट के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें हम कीमत तो इसकी अदा नहीं कर सकते, ना हमें कीमत में पड़ना चाहिए, ना अपोजिशन को कीमत जो है वो तलब करनी चाहिए। बाकी ठीक है, जो चीज़ें प्रैक्टिकली मुमकिन है उसके ऊपर हमें भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए और अपोजिशन को भी जो है वो हमसे वही तवक्को करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। आपने मुमकिनात की बात की और अपोजिशन की तवक्कुआत की बात की। हुकूमत के लिए मुमकिनात में क्या चीज़, क्या पैकेज है हुकूमत के पास? हुकूमत के पास तो यही पैकेज है कि अपोजिशन जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो तावन करे, और मुल्क जो इकनॉमिकली जो है वो इस वक्त संभल तो गया है लेकिन उसे बहुत सफ़र अभी करना है, उसमें जो है वो भरपूर तावन करे। और इसके नतीजे में जो उनके मुतालबात हैं, जिसमें वो अपने वर्कर्स की रिहाई की बात करते हैं या दूसरी बातें करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो फिर गवर्नमेंट जो है वो बैठ के जो है वो मामला देख सकती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो है वो इनसे केस विड्रॉ कर लें जी और ये आगे लॉन्ग मार्च शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो जो है वो साथ साथ साइमल्टेनियसली आगे बढ़े। यानी फिर जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तंबीह की कि जी इनका कोई पता नहीं है, एतबार न करियो इन्हां ते, फिर वो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो सोच बता रहे थे कि हाँ मोहतात रहना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, मोहतात तो बिल्कुल रहना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो भी मोहतात रहेंगे, हम भी मोहतात ही हैं। लेकिन इसमें मामला ये है कि उन्होंने हमारे साथ उन्होंने कौन सी जो है वो, हम उनके साथ कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे या कोई लेन देन तो नहीं कर रहे। जो चीज़ें होंगी वो बड़ी ओपन और सबके सामने तय होंगी अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो।
अच्छा, मैं मुज़ाकरात के हवाले से, आगाज़ के हवाले से बात कर रहा था। आपने एक और बात भी की कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं मुज़ाकरात के। यानी वो किस तरह प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बने? क्या वो कहीं बैक पे बातचीत करते रहे, उनके साथ राब्ते में थे? मोड क्या था डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने का? वो इस तरह से है कि ये बात ख्वाजा साद रफ़ीक, मैं और सरदार अय्याज सादक, ये पहले हम ही ने शुरू की थी और इसमें पहले काफ़ी मुखालफत थी। अच्छा। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि हमें जो है वो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और बिलाखिर हमने प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात पे आमादा किया, और प्राइम मिनिस्टर ने, आपके इल्म में है, आज से 2 महीने पहले उन्होंने बाकायदा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस जो है वो मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी। अपोजिशन से जाके उनकी सीटों पर मिले और आके उन्होंने अपनी सीट पे उनको ऑफ़र की। उस वक्त हमारा ये ख्याल था, क्योंकि जो दूसरी तरफ दोस्त हमारे साथ राब्ते में थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि जब प्राइम मिनिस्टर ये ऑफ़र करेंगे तो हमारी तरफ से बड़ा मुस्बत जवाब दिया जाएगा और डायलॉग का आगाज़ होगा। तो उस वक्त जो है ना वो फिर उनकी तरफ से जो है ना वो एक बड़ा नेगेटिव जवाब आया। अच्छा। वो जो उस दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की, वो आपके ज़हन में होगी, आपके इल्म में होगी। तो उस वजह से फिर ये फर्दर जो है ना इसमें डिले हुआ। तो इस सारे अमल में जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी शामिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब। नादरीन, हमारे रूबरू थे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुकम्मल हुआ। अगले हफ्ते बकौल स्पीकर सरदार अय्याज सादिक साहब के फिर मुज़ाकरात होंगे और बानी पीटीआई खान साहब को ये कमेटी जाकर मिलेगी, हुकूमत एक्सेस देगी। फिर देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उम्मीद भी है, तवक्कुआत भी हैं कि ये मुज़ाकरात कहीं कामयाब हों और मुल्क आगे बढ़े। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।